बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई में फूट पड़ गई है। खान साहब को समझ नहीं आ रही कि पार्टी कैसे आगे लेके चलनी है, और दूसरी तरफ हुकूमत चाह रही है कि उनके इस्तीफ़े मंजूर करके उनकी मुस्तकिल छुट्टी करा दी जाए। तो और इमरान खान साहब का जो बयानात थे फ़ौज के हवाले से, एटमी प्रोग्राम के हवाले से, उस पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना अभी तक करना पड़ रहा है। वो उनकी जान नहीं छूट रही, कहाँ कहाँ से उन पर जवाबी वार हो रहा है, उन्हें कहाँ कहाँ से शटअप कॉल मिल रही है। शोर मचा हुआ है इस मसले पर। तो और बुशरा बीबी की भी स्टोरी जो है बड़ी गर्म जा रही है। उन पर जो इल्ज़ामात हैं, अब वो नैब में जाएंगे, और क्या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों नैब की पेशियाँ भुगता करेंगे, और मलिक रियाज साहब उस ऑडियो के बारे में क्या कह रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या आपको पता है कि आपके जो अकाउंट्स हैं बैंकों में, क्या वो फ्रीज़ हो सकते हैं? जैसे आज सोशल मीडिया पे चल रही है बात, तो उस पर क्या हो सकता है, और मुन्नस इलाही का झगड़ा अपने ही ख़ानदान में क्या रंग ला रहा है। तो पीटीआई के हवाले से बात शुरू करते हैं कि पीटीआई फंस गई है मुश्किल में। वो जो इस्तीफ़े देने का ऐलान था, आज भी जो उनका इजलास हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी जो अब सामने आ रही है उनके कल के इजलास की, वो ये है कि वो उनके अंदर शदीद किस्म की फूट पड़ी हुई है। पूरी पार्टी को ये नहीं समझ आ रही कि ये उनसे इस्तीफ़े दिलवाए किसने हैं। दो चीज़ों पर उन्हें समझ नहीं आ रही है। एक तो ये कि जो असम्बली में वोटिंग होनी थी उसका बाइकआउट किसने करवाया, और दूसरा ये कि इस्तीफ़े किसने दिलवाए। मतलब ये भी पीटीआई का एक अजीब ही वतीरा है। खान साहब बड़े बड़े फैसले करके बाद में कह देते हैं, मसलन वो आपको पता है ना फाइज़ ईसा साहब वाला केस, वो कहते हैं मुझसे तो करवा दिया गया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था। मतलब बड़े से बड़ा ब्लंडर मारते हैं और उसके बाद फरमा देते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं ये कैसे हुआ है, ये किसने कर दिया है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। पूरी पार्टी, सिर्फ खान साहब नहीं, पूरी पार्टी अब ये रोना धोना रो रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये इस्तीफ़े दिलवा किसने दिए हैं, और अब इसके बाद क्या होगा। क्योंकि अगर हम असम्बली में मौजूद हों, ये वो बात है जो तमाम लोग सियासी सूझबूझ रखने वाले पीटीआई के हवाले से बात कर रहे थे, वो पीटीआई को अब समझ आई है कि अगर हम असम्बली में मौजूद होते तो इतनी बड़ी तादाद के साथ हम हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे, और अगर हम वोटिंग में हिस्सा लेते तो हम मज़ीद लोगों को डिस्क्वालीफाई करा सकते थे, और हमारा भी रोल है इस सिस्टम में। तो भाई ये आपको मना किसने किया था? आप पूछे, कोई अननोन कॉल आ गई थी, जो फ़ोन नंबर अब बंद हो गए हैं, जिनको खान साहब अब कहते हैं कि मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया, क्या वहाँ से कॉल आई थी, या किसी ने आकर बताया था, या खुद ही ये किसी अजीबोगरीब सोच का नतीजा था कि बेवकूफ़ों की तरह एक डिसीजन कर लिया, यार आप लोगों ने ये तजर्बा 2014 में करके देख लिया था, असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का ऐलान किया, और फिर बाद में रियलाइज़ किया कि ये तो ठीक नहीं है, तो फिर भागे के वापस आना है। अब फिर वही गलती दोहराई गई है कि पहले इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है और अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वापस आ जाएं। अच्छा, हुकूमत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम को चलाने के लिए समझते हैं कि पीटीआई को वापस आ जाना चाहिए, लेकिन क्या वैस मतलब किस मुंह से आएंगे। अब फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जो हमारे लोग इस असम्बली में जाना चाहते हैं वो इस्तीफ़े दे दें, वो पार्टी छोड़ दें। अच्छा जी, पार्टी छोड़ दें, क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये जाली असम्बली है। अच्छा भाई, ये जाली असम्बली है तो जाली कब हो गई? असम्बली कैसे जाली हो गई? आप सब लोग इसका हिस्सा थे, आप अपनी मर्जी से इस्तीफ़े दे के बाहर चले गए, तो अब ये जाली हो गई है। ये कैसे हो सकता है कि जाली हो गई अचानक से? और दूसरी तरफ हुकूमत का जो एक प्लान नज़र आ रहा है वो ये है कि ठीक है, इनके अगर इस्तीफ़े ये इन्होंने मंजूर कराने हैं तो आ जाएँ। आज भी 30 लोगों को बुलाया हुआ था स्पीकर ने, ताकि वो आएँ और अपने इस्तीफ़ों को वेरीफाई करें और घर जाएँ। जिसमें अभी तो केपी से लोग थे, वो हल्का नंबरों के हिसाब से NA1 से शुरू करके उन्होंने आगे शुरू किए थे, तो उसमें पहले 30 नंबर पे जो उनके लोग मौजूद थे उनको आज बुलाया था, तो उन सब ने जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, अगर आप असम्बली से इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं और आप समझते हैं कि ये जाली असम्बली है और आप इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, तो जाएँ असम्बली में और स्पीकर के सामने पेश होकर कहें कि जनाब हम तो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, और अपना रेजिग्नेशन वेरीफाई करें और घर चले जाएं। फिर देखेंगे क्या होता है। या तो हुकूमत करेगी, ज़िमनी इलेक्शन कराएगी, और या फिर अगर आपके बकौल आप इतना ज़्यादा प्रेशर डाल लेते हैं तो दोबारा इलेक्शन करा लीजिएगा। केपी की असम्बली तो आप तोड़ सकते हैं ना, जब चाहें असम्बली तोड़ दें, लेकिन ना वो असम्बली तोड़ते हैं, ना कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देते हैं। वो क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें डर है कि वो दोबारा नहीं जीत सकेंगे।
एक सबसे बड़ा डर ये, और दूसरा इससे भी बड़ा डर ये है कि उनके बहुत से लोग असम्बली में जाकर मुमकिन है स्पीकर साहब के सामने कह दें कि हम तो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो फिर खान साहब कहाँ खड़े होंगे, क्या करेंगे। ये वो खौफ हैं, इन परेशानियों के साथ चल के पीटीआई क्या कर सकती है। खान साहब पहले डर के वहाँ बैठे रहे, फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च कर लिया, फिर लॉन्ग मार्च के बाद फिर भागकर पहुँच गए, पेशावर पहुँच गए, फिर अब चूँकि प्रोटेक्टिव बेल ले ली है तो अब बनीगाला आकर बैठ गए हैं। अब बड़े बहादुर बन के दिखा रहे हैं कि देखें, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, अभी वो तो खैर बोलते ही नहीं इस बात पर, कि खान साहब को कोई हाथ तो लगा के दिखाए। यार मतलब आप एक बेल पर आए हुए हैं, डर कर बैठे हुए हैं, तो और मतलब इसमें बहादुरी कहाँ से आ गई। अच्छा, फिर लॉन्ग मार्च की जो दोबारा डेट देनी थी वो भी नहीं दे रहे। मतलब आपको खौफ इतना है कि लोग आपके साथ नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से आपने पार्टी की सारी तंजीम बदल दी है। पंजाब में आपने उनको फारिग कर दिया है, शफकत महमूद साहब को। अच्छा, हमाद अज़हर और सब लोगों पर आपको एतराज़ है कि ये लोग परफॉर्म नहीं कर सके, पंजाब से लोगों को निकाल कर ला नहीं सके हैं। यार उनके कहने पर नहीं आना था लोगों ने इमरान खान की वजह से आना था, और इमरान खान की मायूस कारकर्दगी की वजह से, मायूस कुन कारकर्दगी की वजह से, उनके रिपीटेडली चेंज होते हुए बयानात की वजह से लोग आई थिंक डिसअपॉइंट हो गए हैं। अब वो लोग उनके साथ उस तरह से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर खान साहब को ये ख्याल है कि आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहाना बना दिया ना कि मेरी तैयारी नहीं थी, तो तैयारी कर लेते। अच्छा, वो तैयारी क्या होनी है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई मदद मिलेगी। पहले वो दूसरे नंबरों से होती थी जो अब बंद हो गए हैं, उधर से मदद की उम्मीद थी, और अब वो नंबर बंद हो गए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट से टोटल उम्मीद है उनको, ले दे के कि सुप्रीम कोर्ट से कोई मुझे हेल्प मिल जाएगी तो मैं आ जाऊँगा। अच्छा, इसी फ्रस्ट्रेशन में वो फिर एक तो उनकी पहले मैं गिरफ्तारी की बात कर लूँ कि गिरफ्तारी का जो डर है, उसकी पार्टी, इमरान खान साहब की पार्टी शोर मचा रही है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो हम पता नहीं क्या क़यामत बर्पा कर देंगे। ओ भाई, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा जब तक उनकी ज़मानत है, और अगर कानूनी तकाजे पूरे करके उनकी ज़मानत खारिज होने के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है तो इसमें कौन सी अनहोनी बात है। क्या सियासी लीडर्स गिरफ़्तार नहीं होते? तो आप किस बात की धमकियां दे रहे हैं। अब उनके एक अताउल्ला एडवोकेट साहब हैं, उनके एमएनए जो कि इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनके बकौल, पार्टी के बकौल, उन्होंने तो आज हद ही कर दिया। वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, उसको किसी ने हाथ लगाया, तो मैं खुद कुछ हमला कर दूँगा। क्या पार्टी है यार ये, क्या कमाल की पार्टी है। मतलब उन्हें शर्म ही नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए। पहले उनके एक साहब कह चुके हैं कि मैं ऐसी पार्लियामेंट को उड़ा देना चाहिए। अच्छा, खान साहब खुद पाकिस्तान पे एटम बम गिराना चाह रहे होते हैं अगर उनकी हुकूमत ना रहे तो, और हुकूमत ना रहे तो वो मुल्क के 3 टुकड़े भी करने को प्लान बना रहे हैं। अच्छा, उनकी हुकूमत ना रहे तो वो इस मुल्क के जो एटमी असासे हैं उनके चोरी होने का या उनके छिन जाने का भी हमें धमकी दे रहे होते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि उनकी इस धमकी पर अब शदीद रद्द-ए-अमल मुसलसल आ रहा है, और वो मुसलसल इस तरह से आ रहा है कि आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी बयान आया है, जनरल नदीम रज़ा का, कि सियासी लोगों को चाहिए कि वो अपने बयानात में जो हमारे एटमी असासे, स्ट्रेटजिक असासे जो हैं, उनके हवाले से बात ना करें। तो वो कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन उसके लिए अक्लमंद होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि फ़ौज की तरफ से पहले भी बार बार जिस तरह से बयानात आए हैं, अब फिर इतने सीनियर लेवल से जो पैगाम आ रहा है। अच्छा, और इस हवाले से बात कौन कर रहा है? हमारे मुल्क में कौन सा सियासी लीडर है जो इस हवाले से कोई बोंगे मार रहा है या कोई बयान दे रहा है या कोई ऐसा बयान दे रहा है जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हो? सिर्फ़ एक बंदा है और उसका नाम है इमरान खान। तो ये क्लियर कट एक शटअप कॉल है, एक मैसेज है इमरान खान के लिए कि उसको अपनी ये हरकतें बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा उन्हें जो जोम है वो है रिटायर्ड फ़ौजियों पर। तो दिफाई तज्जिया निगार जो जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं, उनका भी बयान आ गया, उन्होंने भी इस बात की मज़म्मत की है। अच्छा, फिर असम्बली में करारदाद आ गई है, अयाज सादिक साहब ने करारदाद पेश की है, उसमें इमरान खान साहब की मज़म्मत की गई है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। फिर नूर आलम खान साहब जो कि साबिक रुकन असम्बली रहे हैं पीटीआई के, और इस वक्त वो पीएसी के चेयरमैन हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने तो मुतालबा किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए, मतलब गद्दारी का मुकदमा। अच्छा, वैसे मैं तो इन चीज़ों की हिमायत नहीं करता, ये जो गद्दारी के मुकदमे हैं ये नहीं बनने चाहिए।
जिस तरह हम माजी में इन चीज़ों की मुखालफत करते थे, इसी तरह इमरान खान साहब के हवाले से भी मेरा नहीं ख्याल कि गद्दारी के मुकदमे बनाने चाहिए। हाँ, जहाँ पर उनकी इंतज़ामी ख़राबियाँ हैं, जहाँ पर करप्शन के केसेस हैं, जहाँ फ्रॉड हुए हैं, जहाँ पैसे खाए गए हैं, वो सब चीज़ों को पकड़ना चाहिए, उन सब चीज़ों पे। अच्छा, मुल्क दुश्मनी के हवाले से ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू होता है। मतलब बड़ी आसानी से सिर्फ ज़ुबान हिला के लोगों पे ये इल्ज़ाम लगा देना सरासर ज़्यादती है। हाँ, इसके लिए कोर्ट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ फोरम्स हैं, हुकूमत कुछ कमेटियाँ बना सकती है, हुकूमत कोई बड़े लेवल की इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना सकती है, कोई JIT बनाई जा सकती है, किसी अदालत में ये केस ले जाया जा सकता है जहाँ पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कोई अदालती कमीशन बन सकता है। जब तक कोई ऐसी बात साबित ना हो जाए तो आला सतह पर हुकूमत की तरफ से इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए। हाँ, उनके बयानात गलत हैं, वो जब फ़ौज की तरफ से भी बयान आ रहा है इसका मतलब है उसको महसूस किया जा रहा है। फ़ौजियों का मोरल, जो हमारे सिपाही हैं, उनका नहीं डाउन होना चाहिए। कोई भी ऐसी बात बराह रास्त नहीं होनी चाहिए जो हमारे मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ हो, हमारे मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ हो। लेकिन ये सिर्फ किसी सियासी लीडर के बयान पर नहीं होना चाहिए या उसकी मुखालफत में, मतलब किसी ने बयान दिया तो उसको मुल्क दुश्मन करार देना, ये किसी एक सियासी लीडर पे नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई मुनासिब फोरम होना चाहिए, इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, तब जाकर इस तरफ और इस हवाले से बात हो सकती है। उसके बगैर अगर बात करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो फिर वही पुरानी रिवायात होंगी, वही पुरानी रविश होगी और उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। फिर ये रिवायात कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, फिर अगली हुकूमत जो आएगी उस पर भी यही इल्ज़ामात लगते रहेंगे। हम माजी में भी देख चुके हैं। इवन आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जो केस बना था, आपको याद ही होगा, वो मेमो गेट जो था, उस पर भी हम इसी तरह चल पड़े थे। उससे पहले भी तमाम सियासी रहनुमाओं को हम गद्दार डिक्लेयर करते रहे हैं। तो इसके लिए सेंसिटिव इशू है, ज़रा मोहतात होकर ज़्यादा तफसील से जाँच पड़ताल करने के बाद हुकूमती सतह पर ऐसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए या इस तरह का बयान देना चाहिए। अच्छा, ये इससे तो मैं ये दूसरी तरफ है उनकी करप्शन के केसेस, हाँ उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस पर डेवलपमेंट ये है कि पंजाब असम्बली में हिना परवेज़ भट्ट ने जो करारदाद पेश किया, उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी के करप्शन के केसेस जो हैं वो नैब को भिजवा देने चाहिए। अच्छा, नैब भी चूँकि अब कानून के मुताबिक वो एक इदारा मौजूद है तो उससे कोई काम तो लेना है। हुकूमत ने उसकी पावर्स में, उसके इख्तियारात में तब्दीली की है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उस हवाले से देखना चाहिए कि क्या क्या हो चुका हुआ है अब तक, क्या मामला तय हो गए हैं, तो उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनके साथ ही, उसके साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को नैब जो है तलब करे। अच्छा, ये बात जो है थोड़ा सा फिर मुख्तलिफ हो जाएगी कि जब मरियम बीबी को तलब किया जाता था या दूसरे सियासी रहनुमाओं को तलब किया जाता था तो हम उसकी मुखालफत करते थे कि नैब को या दीगर जो तहकीकाती इदारे उन्हें चाहिए कि ख़ुद तहकीकात करें। तमाम इदारे हुकूमत के पास हैं, तमाम सोर्सेज और रिसोर्सेज हुकूमत के पास है, तो उस पर अपनी तहकीकात करें और देखें कि क्या वाकई कोई बदउनवानी हुई है, क्या वाकई कोई करप्शन हुई है। अगर हुई है तो उसका केस बनाकर जो भी मुनासिब कार्रवाई है उसके मुताबिक फिर शुरू करना चाहिए। ऐसे लोगों को रोज़ उठा के बुला लेना, बिठाए रहना, उनको उनकी तस्वीर इशू करना कि वो बेंच पर बैठे हुए हैं, उनकी एक तरह से उनकी तजलील करना, दैट्स नॉट फेयर। मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये हमारे सियासी निज़ाम में जो हमने आगे चलने का सोचा है, जो हम चाह रहे हैं कि बेहतर तरीके से चले, वो जो है लोगों की हुकूमत हो, पॉलिटिकल हुकूमत हो, वो चलती रहे, तो उसमें इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर ये सारा कुछ पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़ गलत हो रहा था, पिछली हुकूमत के दौर में अपोजिशन के ख़िलाफ़ गलत हो रहा था, तो आज भी गलत होगा। फिर वही बात है कि इतने सारे केसेस जब सामने आ रहे हैं तो उस पर हुकूमत को ज़रूरत है कि मुनासिब तहकीकात की जाए और वो सारी तहकीकात करके सामने ले आए। अच्छा, बुशरा बीबी पे जो इल्ज़ामात हैं हुकूमत तो लगा ही रही है। अता तारड़ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें वो ऑडियो का हवाला दिया, उन्होंने उस पर दोबारा बात हो रही थी। वो ऑडियो जो मलिक रियाज साहब की आई है, मलिक रियाज साहब अपनी साहबजादी के साथ बात कर रहे हैं, तो आज उनका भी रिएक्शन आया। उन्होंने सबसे पहले तो जो एक्सपेक्टेड था उन्होंने उसकी तरदीद किया, उन्होंने कहा ये मेरी आवाज़ नहीं है। अच्छा, अब ये भी एक अजीब सा मामला चल पड़ा है कि हर चीज़ को आप डीप फेक टेक्नोलॉजी कह दें। खैर, चूँकि मलिक रियाज साहब ने कहा है तो मैं ये बता रहा हूँ कि उनके मुताबिक ये डीप फेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये ऑडियो बनाई गई है और उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्हें बड़ा दुख है इस बात का
कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि मैं किसी सियासी जमात की जो है ना वो कैंपेन नहीं चलाता। अच्छा, वैसे ये बात थोड़ी सी गलत है, क्योंकि वो सियासी जमातों की कैंपेन चलाते हैं। कैंपेन चलाने से मेरी मुराद है कि वो जो उनकी तशहीरी मुहिम चलती है टेलीविज़न पर और अखबारात में, उसको फ़ंड करते हैं। मतलब वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ंडिंग कर रहे होते हैं। बहुत नरम दिल और सखी और दयालु किस्म के इंसान है ना। जहाँ गरीबों की भी मदद करते हैं, वहाँ हुकूमतों की और सियासी जमातों की भी बड़ी मदद करते हैं। तो ये उनका खैर उनका रिकॉर्ड है, बहुत बड़े इंसान है वो इस हवाले से। तो अब उन्होंने इसकी तरदीद कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं करता। अच्छा, हो सकता है अब उन्होंने छोड़ दिया हो। माजी में ऐसी बहुत सारी रिवायात और ऐसे बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं जहाँ वो सियासी जमातों की मदद कर रहे थे। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करता। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं इस पर कानूनी कार्रवाई करूँगा। ये सबसे ज़बरदस्त बात है। मलिक रियाज साहब, आपके लिए ज़बरदस्त मौका है, आप इस पर कार्रवाई करें। पीटीआई ने तो देखे ना, वो ARY, उसका ARY तो खैर उनका चहीता चैनल है, ARY को तो कुछ नहीं कहेंगे, समा टीवी के बाइकआउट का ऐलान किया। पहले वो जियो का करते हैं, जियो तो उनको वैसे दुखता है ना, और आज से नहीं, मेरा ख्याल है 2014 से ही, 2013 के इलेक्शन के बाद स्पेशली 14 के धरने से उन्हें जियो बुरा लगना शुरू हो गया था। वही जियो जो उनको सर पे बिठा के रखता था, जो उनके लिए वो मैराथन उन्होंने ट्रांसमिशन की, उनके लिए चंदे जमा कराए। जियो के मालकान भी उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, और जियो और जंग ने एज़ पॉलिसी इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, लेकिन जब इमरान खान साहब इलेक्शन हार गए तो उन्हें हर चीज़ फिर साजिश लगती है ना। जहाँ वो नाकाम हो जाते हैं फिर वो साजिश पर आ जाते हैं, और फिर सब उनको दुश्मन लगते हैं। जो उनके सही और गलत के सामने अंधाधुंध उनकी तकलीद नहीं करता उनके साथ, वो उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है, और वो सारी बातें उन्हें साजिश लगती हैं। तो पहले उन्हें जियो बुरा लगता था, अब उन्हें समा भी बुरा लग रहा है। उसके लिए भी वो बाइकआउट का ऐलान कर रहे हैं कि उसका बाइकआउट कर दें। तो मलिक रियाज साहब के लिए तो बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपनी ये 2-3 जो चीज़ें पिछले दिनों आई हैं, एक जरदारी साहब के साथ उनकी ऑडियो लीक आई थी, और अब एक ये आ गई है, वो हीरे की अंगूठी। वैसे क्या हीरों की तलाश, खान साहब को हीरों की तलाश थी हुकूमत में आने से पहले, और उन्होंने हीरे चुन चुन के तलाश किए हमारे लिए। ये जो उनके मिनिस्टर्स थे ना, जो आमिर कियानी साहब और असद उमर साहब। आमिर कियानी साहब वो दवाइयों के 4-5 अरब खा गए तो उनको चेंज कर दिया। असद उमर साहब इकॉनमी को चलाने में नाकाम हो गए तो उनको बदल दिया। ये वो हीरे थे जो उन्होंने 26 साल में जमा किए थे, और हुकूमत में आने के बाद उनकी बेगम साहिबा ने हीरे जमा करने शुरू कर दिए। और अब जो हीरे थे वो थे, कोई अंगूठी में लगा हुआ है, कोई हार में लगा हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे हीरे हैं। खैर, हीरों की तलाश में उनकी जो हुकूमत चलती रही है, उनके जो उन पर इल्ज़ाम आ रहा है, तो मलिक रियाज साहब के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अदालत में चले जाएं। वो अता तारड़ साहब ने तो यार हुकूमती प्लेटफॉर्म से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, तो उनको सू कर दें सबसे पहले तो, और फिर जिस जिस टीवी चैनल पे चला उन सब के ख़िलाफ़ केस कर दें और आ जाए मैदान में। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि फ़राह बीबी को वापस बुलवाएं। मलिक साहब कहेंगे तो फ़राह बीबी वापस आ ही जाएंगी ना, फ़राह गोगी साहिबा जो हैं, तो वो वापस आ जाएं और वो भी ऐलान कर दें कि ये गलत है, ये झूठे टेप है, और वो भी इन सब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दें। यार, कभी तो इस मुल्क में चीज़ें ठीक होनी है ना, कभी तो ऐसा मौका आएगा कि लोग झूठ बोलते हुए और गलत इल्ज़ाम लगाते हुए डरे कि हम पकड़े जाएंगे। तो मलिक रियाज साहब से ज़्यादा ताकतवर हमारे सिविलियन सेटअप में और कोई बंदा नहीं है इस मुल्क में। कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई IG, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई बंदा मलिक रियाज साहब से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो मलिक रियाज साहब को मुझे यकीन है कि उन्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। उन्हें चाहिए कि वो अदालतों में जाएं और इस केस को लेके चलें और उन्हें कहें कि जनाब ये बताएं ये झूठ क्यों बोला जा रहा है, मेरे वो किरदार को मशकूक क्यों बनाया जा रहा है, और ताकि आइंदा से किसी को जुर्रत ना हो कि, वैसे तो अभी भी किसी में जुर्रत नहीं है मलिक साहब का नाम लेना, लेकिन ये चूँकि अब गेम इतनी बड़ी है उसमें आकर ये बात हो गई। और आई एम श्योर मलिक रियाज साहब की मर्ज़ी के बगैर ये टेप नहीं चली होगी, वो उन्हें बताकर उनसे इजाज़त लेके हुई होगी, वरना अता तारड़ साहब के लेवल पे ये इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। या तो अभी तक अता तारड़ साहब फारिग हो चुके होते, और या फिर खैर वो तो आपको पता ही है। तो लेकिन वो नहीं हुए। अब मलिक साहब ने इस पे कुछ कार्रवाई करके दिखानी है, और मलिक साहब तो कार्रवाई पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा तराज ज़रूर निकला हुआ है
सोशल मीडिया की ख़बरों से कि जहाँ पर ये पता चल रहा है कि हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए जाएंगे और हुकूमत सारे पैसों पे कब्ज़ा कर लेगी। अच्छा, वैसे तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारे अकाउंट में कोई पैसे नहीं होंगे। एक सैलरी आनी होती है यकम को, वो खैर वो भी अब यकम को नहीं आती, वो भी अच्छे ज़माने गए जब यकम को सैलरियाँ आया करती थी। तो वो एक सैलरी आती है, वो निकलवा लेते हैं हम लोग, तो हमारे क्या फ्रीज़ करने। लेकिन सोशल मीडिया पे आज चलता रहा है कि लोकल करेंसी के अकाउंट्स भी फ्रीज़ हो जाएंगे और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स तो लाजमी तौर पे फ्रीज़ करके हुकूमत वो सारा जो डॉलर्स या जिस करेंसी में भी अकाउंट्स है वो सब कब्ज़े में ले लेगी हुकूमत अपने। चूँकि एक मरतबा पहले ये हमारे साथ हो चुका हुआ है, तो अब इसलिए लोगों को डराया जा रहा है। अच्छा, और लॉकर्स पर भी कब्ज़ा कर लेगी हुकूमत, तो लोग परेशान हैं। आज सोशल मीडिया पे इसका बड़ा चर्चा रहा है और जेन्युइन मसला है। कभी आता है कि बड़े नोट बंद कर दिए जाएंगे 5000 वाले या 1000 वाले, तो लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये वैसे ज़्यादती है, लोगों को इस हवाले से परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरह की अफवाहें जो हैं वो मुश्किलात पैदा करती हैं। हुकूमत की तरफ से इस पर क्लियरेंस आई है, मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान आया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ना फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज़ किए जा रहे हैं, ना ही जो लॉकर्स हैं उन पे कोई कब्ज़ा किया जा रहा है, और ना ही कोई जो है माशी इमरजेंसी लगाई जा रही है। यानी कोई लोकल अकाउंट्स भी कोई चीज़ फ्रीज़ नहीं हो रही है। बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो अब ये कह दिया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर हम माशी बहरान से निकल आए हैं। तो अगर हुकूमत माशी बहरान से निकल आई है तो बिस्मिल्लाह जी, बड़ी खुशी की बात है हुकूमत की तरफ से ये बयान देना। तो अगर आप निकल आए हैं तो फिर आप कोई बेहतरी का काम शुरू कर दें, कोई आवाम को रिलीफ देना शुरू करें। माशी बहरान से तो आप निकल आए हैं ना, तो अब कोई इस तरफ भी आ जाएँ। तो लेट्स सी, देखें क्या होते हैं। लेकिन ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को डराया जा रहा है कि अकाउंट्स फ्रीज़ हो रहे हैं, कोई इमरजेंसी लग रही है माशी, ये नहीं है। तो आपको इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। और एक छोटी सी खबर यह है कि मोहम्मद सलाही अपनी ही फैमिली से लड़ रहे हैं, और अपनी फैमिली में किससे लड़ रहे हैं? शाफे से और सालिक से, क्योंकि वो तो हुकूमत से बाहर हो गए ना अब, मोहम्मद सलाही साहब खुद और उनके अब्बा जान यानी परवेज़ इलाही साहब। तो उस पर अब उनकी नोक झोंक चल रही है सोशल मीडिया पर भी। और वो आज चूँकि सालिक और शाफे मिले हैं जाके हमज़ा शहबाज साहब से, वज़ीर आला से मिले हैं, तो इन दोनों साहबान की उस मुलाकात की तस्वीरें, फिर उनके कुछ और लोगों के साथ उनकी नोक झोंक चलती रही है। और उन्हें कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये ख़बर आ रही है कि चौधरी शुजात कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के साथ उन्हें एडजस्ट करा दिया जाए और वो इसी तनख्वाह पे काम करते रहें। इसी तनख्वाह पे काम का मतलब यह है कि उनकी स्पीकरशिप जारी रहे, वो स्पीकर ही रहें और हुकूमत के साथ मिल जाएं। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। चौधरी साहब वज़ीर आला बनते बनते रह गए, और सिर्फ एक फ़ोन कॉल की वजह से। लेकिन अब कहते हैं कि फ़ोन कॉल्स आनी बंद हो गई हैं, वो नंबर्स भी बंद हो गए हैं। पता नहीं खान साहब ने चूँकि ब्लॉक किए थे तो हो सकता है उधर से भी ब्लॉक हो गए हो। तो देखते हैं कि पंजाब असम्बली में क्या ये भी शामिल होते हैं। अभी तो जो शामिल हुए थे उन्हीं का मुस्तकबिल क्लियर नहीं हो रहा है। हमज़ा शहबाज साहब, मैंने कल भी बात की थी कि वो अपनी 30 दिन की कारकर्दगी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट मुकम्मल नहीं हुई है। पंजाब की काबीना अभी मुकम्मल होनी है। पीपल्स पार्टी को क्या शेयर देना है, बाकी पार्टियों का क्या शेयर है, और क्या परवेज़ इलाही भी उसमें शामिल हो जाएंगे, यह अगले 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और जब ये काबीना मुकम्मल होगी तब पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सामने आएगी कि वो क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं पंजाब काबीना कब मुकम्मल होती है। शुक्रिया।